हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे और उनके सटीक उत्तरों को जानेंगे। ये भाग 1 है जिसमें हमने 8 प्रश्नों का समावेश किया है। इसका भाग 2 भी बनाया गया है जिसमें शेष बचे 8 प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो भाग 1 का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, जनन क्या है, यह क्यों आवश्यक है? अथवा प्रजनन के महत्व पर प्रकाश डालिए। जनन सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इस कथन के पक्ष में 3 कारण लिखिए। अर्थात हमें पहले प्रजनन की परिभाषा लिखना है और जीव प्रजनन क्यों करता है, प्रजनन करने का उद्देश्य क्या है, जीव को प्रजनन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कुछ महत्वपूर्ण कारण या बिंदु हमें बताना है। चलिए सबसे पहले हम प्रजनन की परिभाषा देख लेते हैं। एक चित्र आपके सामने है जिसमें बताया गया है कि जीव कैसे अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक हाइड्रा है और ये 2 हाइड्रा में बदल गया है। इसने अपनी संख्या को बढ़ाया है, या हम कहें इसने अपने ही जैसा एक नया जीव जन्म दिया है। यहाँ पर एक प्लेनेरिया है और ये आगे चलकर 3 नए या संतति प्लेनेरिया में बंट गया है। यहाँ पर एक जोड़ा है तोते का और उससे नई संतानें जन्म ले रही हैं। यहाँ पर मानव का एक जोड़ा है, एक पुरुष है, एक मादा है और उनसे प्रजनन की क्रिया से एक नई संतान उन्हीं के जैसी जन्म ले रही है। तो हमारी प्रजनन की परिभाषा हो जाएगी अपने ही समान संतानों को जन्म देने की क्रिया या अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। देखिए, जीव अपने ही समान, अपने ही जैसे दिखने वाले नए जीवों को पैदा करते हैं। यही क्षमता, यही क्रिया प्रजनन है। अब प्रजनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए हम उत्तर के माध्यम से समझेंगे। परिभाषा हुई, सजीवों द्वारा अपने समान संतानों को जन्म देने की क्रिया या क्षमता जनन कहलाती है। जनन का महत्व, सभी जीवधारी निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जनन करते हैं। तो जनन का पहला उद्देश्य देखिए, जनन द्वारा जीव उत्पन्न होते हैं जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना रहता है। जब जीव प्रजनन करता है तो नए जीव जन्म लेते हैं और नए जीव जन्म लेते हैं तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना हुआ है। अगर जीव प्रजनन करना बंद कर दे, अगर जीव नए जीवों को जन्म देना बंद कर दे तो एक समय ऐसा आएगा तब पृथ्वी पर से सभी जीव विलुप्त हो जाएंगे, पृथ्वी पर से जीवन खत्म हो जाएगा। तो पृथ्वी पर हमेशा जीवन बना रहे, पृथ्वी पर हमेशा पौधे और जंतु बने रहें, इसलिए जीव प्रजनन करता है, नए जीवों को जन्म देता है। दूसरा उद्देश्य है, जनन द्वारा जीव अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखता है। वंश की निरंतरता, आप जानते हैं कि लगातार जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या तो सामान्य मृत्यु या दुर्घटनावश। तो जब जीव मरते हैं तो उन मरने वाले जीवों की क्षतिपूर्ति करने के लिए उनकी जगह नए जीवों को जन्म दिया जाता है। तो पैदा होने वाले नए जीव मरने वाले जीवों की क्षतिपूर्ति करते हैं। इस प्रकार किसी भी जाति या वंश में जीवों की संख्या कम नहीं होती बल्कि बढ़ती रहती है। इसी को कहते हैं हम वंश की निरंतरता, वंश लगातार चलता रहता है। तीसरा उद्देश्य है, जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताओं से जीव समष्टि का स्थायित्व बना रहता है। हम जानते हैं कि जनन के द्वारा जन्म लेने वाली संतान विभिन्नताओं से युक्त होती है, अर्थात जन्म लेने वाली संतानों में नए लक्षण आते हैं। ये देखिए, ये दोनों ने प्रजनन किया और ये जो नई संतान ने जन्म लिया है इसमें माता पिता से भिन्न लक्षण होते हैं, नए लक्षण होते हैं। तो नए लक्षण वाली संतानें अपने आप को आसानी से वातावरण के अनुकूलित बना लेती हैं और जिंदा रहती हैं। तो इस प्रकार प्रजनन से हमेशा नए और अच्छे लक्षणों वाली या विभिन्नताओं से युक्त संतानें जन्म लेती हैं जो आसानी से स्वयं को वातावरण के अनुकूलित बनाकर जिंदा रहती हैं और अपनी ही जाति
का स्थायित्व बनाए रखती हैं। लगातार परिवर्तन होते रहे वातावरण में, लेकिन ये जीव उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालता है और अपनी जाति या अपनी समष्टि का स्थायित्व बनाए रखता है। कोई भी जाति पृथ्वी पर से पूरी तरह विलुप्त नहीं होती। चौथा उद्देश्य है जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताओं से नई जाति का विकास होता है। परिणन से विभिन्नताएं जन्म लेती हैं और जब कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक परिणन होता है तो विभिन्नताएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि एक नई जाति का जन्म हो जाता है। आप देख रहे हैं पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव और पौधे हैं। पृथ्वी पर बहुत अधिक जैव विविधता है। उसका कारण ही है प्रजनन। प्रजनन से विभिन्नताएं पैदा हुई, विभिन्नताओं से नई जाति या नए जीवों का जन्म हुआ। इसी कारण आज पृथ्वी पर हमें इतने प्रकार के पौधे और जंतु अर्थात जैव विविधता देखने को मिल रही है। तो जनन का उद्देश्य है उद्विकास, नई जातियों का जन्म। और पांचवा और अंतिम उद्देश्य है इसके द्वारा, प्रजनन के द्वारा जीव अपने अच्छे लक्षणों को अपने आने वाली संतानों में पहुंचाता है, अर्थात इसी के द्वारा आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? लैंगिक जनन में डीएनए की क्या भूमिका है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो ध्यान दीजिए, डीएनए के बारे में आप जानते हैं, ये मैंने एक कोशिका बनाई है। कोशिका के अंदर उसका आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। यही डीएनए लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, अर्थात माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में इसी डीएनए के द्वारा जाते हैं। अब डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कब जाएगा? डीएनए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में तभी जा पाएगा जब वह अपनी प्रतिलिपियां बना लेगा। इसे हम कहते हैं डीएनए का स्वद्विगुणन। ये देखिए, ये जनन कोशिका दिख रही है आपके सामने, इसमें स्वयं का डीएनए है। अब इसे दो नई कोशिकाएं बनाना है। विभाजन करेगी ये कोशिका, ये प्रजनन करेगी, प्रजनन करके नई संतति कोशिकाएं बनाएगी। उन संतति कोशिकाओं में भी यही डीएनए पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेगा? पहले ये डीएनए स्वयं अपनी प्रतिलिपि तैयार करेगा, अपने आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए की मात्रा को दुगुना कर लेगा। देखिए, डुप्लीकेट कॉपी बना ली उसने, 1 से 2 बन गए। उसके बाद जैसे ही नई कोशिकाएं जन्म लेंगी, नई कोशिकाओं या संतति कोशिकाओं में ये डीएनए चला जाएगा। तो इस प्रकार एक कोशिका विभाजन करके नई कोशिकाएं तभी बना पाएगी, अर्थात एक कोशिका प्रजनन तभी कर पाएगी जब पुरानी कोशिका में डीएनए का स्वद्विगुणन होगा, डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाएगा। तो प्रतिकृति का प्रजनन में कितना महत्व है? पहले डीएनए की प्रतिकृति बनती है, उसके बाद फिर प्रजनन होता है, उसके बाद नई कोशिकाएं बनती हैं। और इस प्रकार ये डीएनए नई कोशिकाओं में और हम कह दें जनकों से संतानों में पहुंच जाता है और लक्षण भी आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए के द्वारा जाते हैं। तो इस प्रकार डीएनए का प्रतिकृतिकरण या स्वद्विगुणन एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक अर्थात सजीव कोशिकाओं में ही होती है, जहां दो समान डीएनए का उत्पादन एक मूल डीएनए से किया जाता है। ये देखिए, नीचे के 2 नए डीएनए ऊपर के एक पुराने डीएनए से बने हैं। यह प्रक्रिया जीव में प्रजनन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने ये समझाने का आपको प्रयास किया कि डीएनए के माध्यम से लक्षण आने वाली संतानों में जाते हैं। आने वाली संतानों में लक्षण तभी जाएंगे जब डीएनए अपनी प्रतिलिपि बनाएगा। तो डीएनए पहले अपनी प्रतिलिपि बनाता है, फिर उसे आने वाली संतानों में भेज देता है। इस प्रकार संतानों में माता पिता के समान लक्षण दिखाई देते हैं और प्रजनन की क्रिया पूरी होती है। तो डीएनए का प्रजनन में बड़ा महत्व है। प्रश्न क्रमांक 3, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि अर्थात उस जीव के लिए आवश्यक नहीं। क्यों? जनन किसी स्पीसीज या जाति की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? चलिए, यहां पर पहले आप प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न कह रहा है कि जब कोई जीव प्रजनन करता है, प्रजनन करने से नए जीवों का जन्म होता है। जब लगातार नए जीव जन्म लेते हैं तो वह अपनी स्पीसीज अर्थात अपनी जाति या अपनी समष्टि यानी समुदाय के स्थायित्व को बनाए रखते हैं। हमें यही समझाना है कैसे। चलिए, ये देखिए, यहां पर मैंने एक वातावरण बनाया है, निकेत, इसे हम आवास भी कहते हैं। भाई, हर जीव कहाँ रहता है? हर जीव
अपने आसपास के माहौल में रहता है। जीव जहां निवास करता है उसे हम उस जीव का वातावरण, आवास, निकेत या हैबिटेट कहते हैं। तो ये बढ़िया हरा भरा एक जंगल है, एक आवास है जहां पर बहुत सारे जीव रहते हैं। किसी आवास में रहने वाले सभी जीवों को हम एक साथ समष्टि या समुदाय कहते हैं। अब समष्टि या समुदाय में ढेर सारी जातियां आ जाती हैं। हम यहां पर एक ही जाति या स्पीसीज को देखेंगे। तो समष्टि या समुदाय के अंदर स्पीसीज या प्रजातियां आ जाती हैं और एक स्पीसीज में एक जैसे जीव होते हैं। एक ही जाति के अंतर्गत समान संरचना वाले जीव आ जाते हैं। तो एक वातावरण है जहां पर बहुत सारे जीव रह रहे हैं। उन सभी जीवों को हमने एक साथ समुदाय कहा, समष्टि कहा। उसमें ढेर सारी प्रजातियां रह रही हैं, अलग अलग पौधों की ढेर सारी प्रजातियां हैं, जंतुओं की हैं। उसमें से हमने किसी एक प्रजाति को ले लिया, स्पीसीज, और उस स्पीसीज में रहने वाले सभी जीव एक जैसे होते हैं। एक जैसे जीव मिलकर ही एक स्पीसीज या जाति कहलाते हैं। तो देखिए, अब ये जीव लगातार प्रजनन करेंगे और अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। तो बढ़िया माहौल है, अनुकूलित माहौल है और वातावरण में जीव प्रजनन करके अपनी जाति के जीवों की संख्या को बढ़ा रहा है। एक ही जाति के ढेर सारे जीव इस आवास में रह रहे हैं। अब अचानक परिवर्तन हुआ। वातावरणीय परिवर्तन अचानक होते रहते हैं। अचानक ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, अचानक बहुत अधिक ठंड या बहुत अधिक गर्मी पड़ जाती है, पानी की कमी या अकाल की स्थिति आ जाती है, या जंगलों में आग लग जाती है, या कोई महामारी या बीमारी अर्थात रोग फैल जाता है जंगल में, या कोई उल्का पिंड पृथ्वी से आकर टकरा जाता है। तो ऐसी कोई भी विपरीत परिस्थिति अगर पृथ्वी पर आ जाए, इनके वातावरण या आवास में आ जाए, तो क्या होगा? ये देखिए, अचानक कोई परिवर्तन आया तो सारे जीव मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि वो अपने आप को उस बदलते वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाए। और अगर सारे जीव मर जाएंगे तो क्या होगा? वो स्पीसीज या वो जो प्रजाति है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी और उस समुदाय का भी विनाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ जीव जिंदा रहते हैं। कुछ जीव कैसे जिंदा रह गए? ये वही जीव हैं जो अपनी जाति के जीव से प्रजनन द्वारा बने हैं। तो जब वातावरण में अचानक परिवर्तन हुआ तो सभी जीव नहीं मरे, अधिकांश जीव मर गए, लेकिन कुछ जीव जिंदा रहे। वो जीव क्यों जिंदा रहे? क्योंकि वे प्रजनन की क्रिया से बने थे। और हम जानते हैं लैंगिक प्रजनन की क्रिया द्वारा जीन्स में परिवर्तन होता है। जीन्स में परिवर्तन होने से जीवों में नए लक्षण आते हैं। नए लक्षणों के कारण जीव विभिन्नताएं लिए हुए जन्म लेता है। अच्छी विभिन्नताएं, लाभदायक। ये विभिन्नताएं उसे बदलते हुए वातावरण के अनुसार ढलने में मदद करती हैं। अर्थात वो बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है और अनुकूलित करके जीवित रहता है। जीवित रहने के बाद वो प्रजनन करता है, अपने ही समान नए जीवों को जन्म देता है। तो इस प्रकार अचानक कोई वातावरण में परिवर्तन हो जाए तो अधिकांश जीव मर जाते हैं, कुछ जीव जिंदा रहते हैं। वे जीव लैंगिक प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप पैदा हुए हैं, उनमें अच्छी अच्छी विभिन्नताएं हैं, उन्होंने अपने आप को वातावरण के अनुकूलित ढाल लिया है। इस प्रकार वो जिंदा रहकर प्रजनन करते हैं और वापस नए जीवों को जन्म देते हैं, और जो मर गए थे उनकी जगह नए जीव बन जाते हैं। और इस प्रकार वो जाति, वो समष्टि कभी भी विलुप्त नहीं होती और उसका स्थायित्व बना रहता है। तो इस प्रकार बदलते हुए वातावरण में अगर किसी समष्टि या किसी प्रजाति को जिंदा रहना है तो प्रजनन से उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं उनके लिए बहुत लाभदायक हैं। तो आप देखिए, यहां पर एक उदाहरण भी दे रखा है। अगर अचानक गर्मी बढ़ जाए और जल का तापमान अधिक हो जाए तो जल में रहने वाले बहुत सारे जीवाणु जो कि शीतोष्ण जल में रहने के लायक थे, यानी ठंडे जल में रहने के लायक जो जीवाणु थे, अचानक पानी गर्म हो गया समुद्र का तो वे जीव या वो जीवाणु मर जाएंगे। पर उनमें से कुछ जीवाणु जिनमें गर्मी को सहन करने की क्षमता है वह जिंदा रहेंगे और जिंदा रहने के बाद प्रजनन करके अपने ही समान यानी अपनी ही जाति या अपने ही जीवाणुओं को जन्म देंगे, उनकी संख्या वापस बढ़ा लेंगे। तो जीवाणु पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ। अचानक पानी गर्म हुआ, जो उस गर्मी को सहन नहीं कर पाए वो जीवाणु मर गए। जो जीवाणु उस गर्मी को सहन करने में सक्षम रहे वे जिंदा रहे, बाद में उन्होंने प्रजनन किया, पुनः अपनी जाति को विकसित कर दिया, तो जीवाणु कभी मरे नहीं। तो ऐसा ही तो हो रहा है, जब हमारे यहाँ कोई रोगाणु आता है
कोई जीवाणु विषाणु या रोग फैलाने वाला आता है तो हम उसको मारने के लिए दवाइयों का उपयोग करते हैं। अधिकांश जीवाणु मर जाते हैं, लेकिन कुछ रोगाणु या जीवाणु उस दवाई के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं और जिंदा रहते हैं। फिर वो प्रजनन करते हैं और नया स्ट्रेन, उस रोगाणु का नया प्रभेद बना देते हैं। फिर हमारी पुरानी दवाई उस पर काम नहीं करती, फिर हमें नई दवाई बनाना पड़ती है। फिर हम उस जीवाणु को मारते हैं, उस रोगाणु को मारते हैं। अधिकांश रोगाणु मर जाते हैं, कुछ उस दवाई के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, जिंदा रहते हैं, फिर नया प्रभेद बन जाता है। फिर हमें उसको मारने के लिए नई दवाई बनाना पड़ती है। इस प्रकार लगातार लड़ाई चलती रहती है और कोई भी प्रजाति, कोई भी समुदाय हमेशा पृथ्वी पर रहता है, उसका स्थायित्व बना रहता है और उसका कारण है प्रजनन और प्रजनन से पैदा होने वाली विभिन्नताएं। तो आप इसको पढ़ें, यहां पर यही बात बहुत ही छोटे और सटीक उत्तर के रूप में लिखी हुई है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? लैंगिक व अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ? लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर, लैंगिक जनन के विशिष्ट लक्षण। तो प्रश्न कई रूपों में आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न ये 5 प्रकार से आ सकते हैं और सभी के उत्तर एक ही हैं। मैं जो उत्तर आपको बताने जा रहा हूं उससे आप ऊपर दिए गए किसी भी प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्य प्रश्न है अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। चलिए समझें इसको बहुत ही सरलतम और चित्र के माध्यम से। ये देखिए यहां पर प्रजनन की क्रिया आपको दिखाई गई है। जीव अपने ही समान संतानों को जन्म दे रहा है, लेकिन गौर से देखें ये प्रजनन यहां 2 प्रकार का दिख रहा है। ऊपर जो प्रजनन दिख रहा है इसमें 2 जीव भाग ले रहे हैं। इन 2 जीवों में से एक नर है और एक मादा है, जबकि नीचे जो प्रजनन दिखाया गया है इसमें एक अकेला जीव ही अपने समान संतानों को पैदा कर रहा है। तो इस प्रकार प्रजनन 2 प्रकार का हो गया। जब एक अकेला जीव अपने ही समान संतानों को जन्म दे तो उसे हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और जब 2 विपरीत लिंग वाले जीव नर और मादा आपस में क्रिया कर नए जीव को जन्म दें तो उसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अर्थात अलैंगिक प्रजनन एक जनकीय प्रक्रिया है, इसमें एक ही जनक या जीव भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन एक द्विजनकीय प्रक्रिया है जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये नया चित्र आ गया है जो हमारे अगले अंतर को समझाएगा। गौर से देखें यहां पर लैंगिक और अलैंगिक दोनों बातें समझाई गई हैं। यहां एक कोशीय जीव है पैरामीशियम, ये प्रजनन कर रहा है, ये जनक जीव या कोशिका है और इससे जन्म लेने वाली नई या संतति कोशिकाएं हैं। यहां पर एक ही जीव आगे या एक कोशिका आगे 2 नई कोशिकाओं में बदल रही है और बनने वाली ये 2 नई कोशिकाएं पूरी तरह अपनी पुरानी या जनक कोशिका के समान है। देखिए गुणसूत्रों की संख्या समान है। 2n जनक से 2n जीव जन्म ले रहे हैं। तो जब एक द्विगुणित या 2n कोशिका से जन्म लेने वाली संतानें 2n प्रकार की ही होती हैं तो इसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो हमें एक बात पता चल गई कि अलैंगिक जनन की क्रिया में समसूत्री विभाजन होता है और बनने वाली नई कोशिकाएं पूरी तरह गुणसूत्रों में और लक्षणों में जनक कोशिका के समान होती हैं और ऐसा होता है समसूत्री विभाजन में। जबकि यहां गौर से देखिए इधर सीधे हाथ तरफ लैंगिक जनन की प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें सबसे पहले मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है और देखिए 2n से n प्रकार के युग्मक बनते हैं। नर में नर युग्मक शुक्राणु, मादा में मादा युग्मक अंडाणु। फिर उनके मध्य निषेचन की क्रिया होती है, वे दोनों नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और एक कोशिका बनाते हैं जिसे हम युग्मनस कहते हैं। ये कोशिका फिर 2n प्रकार की होती है। तो पहले 2n से n युग्मक बनते हैं, उन युग्मकों के मिलने से फिर 2n प्रकार का युग्मनस बनता है। तो पहले अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और बाद में फिर समसूत्री विभाजन होता है। तो हमारा एक और अंतर यहां पर साफ साफ स्पष्ट हो गया कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में केवल समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता क्योंकि अलैंगिक जनन समसूत्री द्वारा हो रहा है और समसूत्री विभाजन में युग्मक नहीं बनते। अर्थात अलैंगिक जनन में देखिए आप कहीं भी युग्मकों का निर्माण नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं।
अगला है पॉइंट हमारे सामने, क्योंकि युग्मक नहीं बनते अलैंगिक जनन में, इसलिए अलैंगिक जनन में युग्मकों के मिलने की क्रिया अर्थात निषेचन भी नहीं होता। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में आप देख रहे हैं युग्मक निषेचन के द्वारा नई संतानों को जन्म दे रहे हैं, तो लैंगिक प्रजनन में निषेचन होता है। अलैंगिक में जन्म लेने वाली संतानें पूरी तरह जनकों के समान होती हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में जन्म लेने वाली संतानें नए लक्षणों से युक्त होती हैं। भाई जन्म लेने वाले संतान में नए लक्षण क्यों आते हैं, तो आप गौर से देखें, नई या जन्म लेने वाली जो संतान है उसमें आधे गुणसूत्र उसकी मां से आ रहे हैं अंडाणु द्वारा, और आधे गुणसूत्र या आधे लक्षण उसके पापा से आ रहे हैं शुक्राणु के माध्यम से। तो इस प्रकार जन्म लेने वाली संतान में आधे लक्षण उसकी मां से आ रहे हैं, आधे पिता से आ रहे हैं, इसलिए जन्म लेने वाली संतान माता और पिता दोनों से भिन्न नए लक्षण वाली होगी। जबकि अलैंगिक में एक ही जीव से संतानें जन्म ले रही हैं, सारे जो गुणसूत्र हैं सारे लक्षणों से एक ही जीव से नए जीव में जा रहे हैं, अर्थात नया जीव पुराने के समान होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में जन्म लेने वाली संतानें जनकों के समान, जबकि लैंगिक प्रजनन में जन्म लेने वाली संतानें नए लक्षण वाली होती हैं। अलैंगिक प्रजनन में जैव विकास की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि नए लक्षण नहीं आते जीवों में, तो नई जाति या नए प्रकार के जीव नहीं बनते, अर्थात जैव विकास नहीं होता। जबकि लैंगिक प्रजनन में लगातार नए लक्षण आते हैं, और इन्हीं नए लक्षणों और विभिन्नताओं के कारण कई सालों बाद, कई पीढ़ियों के बाद एक नया जीव जन्म लेता है, जैव विकास होता है। अलैंगिक प्रजनन जो है वो प्रजनन की बहुत तीव्र विधि है। अलैंगिक प्रजनन में कम समय में ज्यादा संततियां या संतानें जन्म लेती हैं। ये एक कोशीय जीवाणु देख लीजिए, हम दूध में जरा सा दही डालते हैं और 24 घंटे के बाद सारा दूध दही में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में जीवाणुओं ने इतनी तेजी से अलैंगिक प्रजनन किया कि अपनी संख्या को कई गुना बढ़ा लिया। तो अलैंगिक प्रजनन में बहुत कम समय लगता है और बहुत ज्यादा संतानें जन्म लेती हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन आप देख रहे हैं बहुत धीमी प्रक्रिया है, इसमें बहुत अधिक समय लगता है और कम संतानें जन्म लेती हैं। 9 महीने है मानव में नई संतान के जन्म लेने का समय। और हमारा अंतिम अंतर है अलैंगिक जनन एक कोशीय, जैसा हमने देखा अमीबा पैरामीशियम, तथा सरल बहुकोशीय जीव जैसे नीचे दिख रहे हैं प्लेनेरिया और हाइड्रा, उनमें देखने को मिलता है। जबकि लैंगिक प्रजनन जटिल बहुकोशीय जीवों में पाया जाता है, जिनमें जनन तंत्र विकसित होते हैं। तो हमारा लैंगिक और अलैंगिक जनन का अंतर हो गया। आपसे अगर अलैंगिक जनन की विशेषताएं पूछी जाए तो केवल अलैंगिक जनन की 8 बातें एक साथ लिख देना। लैंगिक जनन की विशेषताएं पूछी जाए तो लैंगिक जनन की 8 बातें एक साथ लिख देना। ये द्विजन की प्रक्रिया है, इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है इसलिए युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक बनते हैं इसलिए निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन होता है इसलिए जन्म लेने वाली संतानें जनकों से भिन्न नए लक्षण वाली होती हैं, संतानों में नए लक्षण आते हैं इसलिए नई जाति के बनने की संभावना बनी रहती है, अर्थात जैव विकास देखने को मिलता है। ये प्रजनन बहुत धीमा है और ये जटिल बहुकोशीय जीवों में होता है। यहीं पर आप अलैंगिक और लैंगिक जनन की लाभ हानि भी लिख सकते हैं। अच्छा देखो क्या लाभ हानि है, ये देखो अलैंगिक जनन का लाभ है प्रॉफिट, ये पहला कि युग्मकों का निर्माण नहीं करना पड़ता और निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं करना पड़ती, तो समय और ऊर्जा की बचत होती है। उसके बाद एक ही जीव नई संतानों को जन्म दे देता है, दूसरा जीव ढूंढने की जरूरत नहीं है, यह लैंगिक जनन का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है। और तीसरा ये लाभ दे रखा है कि ये बहुत तीव्र विधि है, कम समय में ज़्यादा संतानें जन्म लेती हैं। तो हो गए 3 लाभ। अच्छा 3 हानियां भी तो ढूंढ सकते हो इन्हीं अंतरों में से। ये इसमें जैव विकास नहीं होता, इसमें ये लॉस है ना। इसमें आप इस लॉस को 3 हिस्सों में बांट सकते हो कि नए लक्षणों वाली संतानें जन्म नहीं लेती, नए लक्षणों वाली संतानें जन्म नहीं लेती अर्थात जैव विकास नहीं होता, और जो संतानें जन्म लेती हैं उत्तरजीविता कम होती है क्योंकि उनमें नए लक्षण नहीं होते, इसलिए उनके मरने की संभावना ज़्यादा, उत्तरजीविता कम। अब अलैंगिक प्रजनन के जो 3 लाभ हैं ये लैंगिक प्रजनन की 3 हानियां हो जाती हैं, और लैंगिक प्रजनन के जो मैंने अलैंगिक प्रजनन के जो 3 लॉस बताए, हानियां, वो लैंगिक प्रजनन के 3 फायदे हो जाते हैं। तो आप अलैंगिक प्रजनन के 3 लाभ और 3 हानि लिखें और लैंगिक प्रजनन में उसको उल्टा कर दें। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न के माध्यम से लाभ हानि भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला 5वां हमारा प्रश्न है, द्विविखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है। अमीबा में द्विविखंडन और बहुविखंडन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, द्विविखंडन एवं बहुविखंडन में अंतर लिखिए। चलिए चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। एक बहुत सुंदर सा चित्र आपके सामने है जिसमें अमीबा में
द्विखंडन और बहुविखंडन दोनों क्रिया दिखाई गई हैं। ये प्रजनन की क्रिया है। अमीबा विखंडन क्रिया द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है, अपने ही समान जीवों को जन्म देता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। और ये विभाजन किसके माध्यम से होता है? देखिए, ये विभाजन समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ये प्रजनन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो गौर से देखिए दोनों में अंतर क्या है। इधर द्विविखंडन दिखाया गया है, इधर बहुविखंडन। एक एक करके हम अंतर यहां पढ़ते जाते हैं। देखिए, सबसे पहले द्विविखंडन को गौर से देखें। द्विविखंडन की प्रक्रिया हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होती है। अनुकूल अर्थात ऐसी परिस्थितियां जिसमें अमीबा आसानी से जिंदा रह सके। अनुकूल या अच्छी परिस्थितियां जब होती हैं, वातावरण अमीबा के लायक होता है, तब अमीबा या एक कोशीय जीव द्विविखंडन की क्रिया द्वारा प्रजनन करते हैं। पहला अंतर। दूसरी विशेषता, यहां देखें, अमीबा के चारों ओर कोई आवरण, कोई पुटक, कोई प्रोटीन का खोल नहीं बना है द्विविखंडन में। क्यों नहीं बना है? क्योंकि परिस्थितियां अच्छी हैं, परिस्थितियां अनुकूलित हैं, अमीबा जिंदा रह सकता है, इसलिए इसको अपने चारों ओर कोई पुटक या आवरण नहीं बनाना पड़ता। जबकि बहुविखंडन देखिए प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, जब विपरीत परिस्थितियां हैं, उसमें अमीबा मर सकता है, तो अमीबा अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने चारों ओर एक प्रोटीन का आवरण बना लेता है, जिसे हम पुटक कहते हैं। हो गए दो अंतर। आगे चले। द्विविखंडन की प्रक्रिया में अमीबा का एक केंद्रक, ऊपर एक केंद्रक दिख रहा है, नीचे दो दिख रहे हैं। तो द्विविखंडन की प्रक्रिया में जनक अमीबा का एक केंद्रक दो संतति केंद्रकों में बंट जाता है। जबकि बहुविखंडन में देखिए, बहुविखंडन की क्रिया में जो एक केंद्रक है वो आगे कई यानी एक से दो से अधिक नए संतति केंद्रकों में बंट रहा है। द्विविखंडन में केंद्रक विभाजन के बाद तुरंत कोशिका द्रव का विभाजन हो जाता है। देखिए, एक केंद्रक से दो केंद्रक बने, दो केंद्रक अलग हुए और उनके साथ साथ कोशिका द्रव भी अलग हो गया। अर्थात द्विविखंडन की प्रक्रिया में पहले केंद्रक विभाजन होता है, एक केंद्रक से दो नए केंद्रक बन जाते हैं, और उसके तुरंत बाद कोशिका द्रव का भी विभाजन हो जाता है। अर्थात केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव विभाजन एक के बाद एक साथ साथ चलता है। जबकि यहां गौर से देखें, बहुविखंडन में देखिए पहले सारे केंद्रक विभाजन होते हैं, पहले केंद्रक अनेक संतति केंद्रकों में बढ़ जाता है, उसके बाद फिर प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव इकट्ठा हो जाता है। यानी पहले सारे केंद्रक विभाजन होते हैं और उसके बाद आखिरी में कोशिका द्रव विभाजन होता है। द्विविखंडन की प्रक्रिया में दो कोशिकाएं या दो नए संतति जीव बनते हैं, जबकि बहुविखंडन की प्रक्रिया में अनेक अर्थात दो से अधिक संतति जीव या नई कोशिकाएं बनती हैं। द्विविखंडन की क्रिया में कोई अवशेष नहीं बचता। कोई अवशेष बच रहा है? यहां पर नहीं बच रहा, दो नए अमीबा बन गए हैं। जबकि बहुविखंडन की प्रक्रिया में जो ये आवरण था, जिसे हम पुटक कह रहे हैं, ये प्रजनन के बाद शेष अवशेष के रूप में बच जाता है। तो आप इस चित्र के माध्यम से ही ढेर सारे अंतर लिख सकते हैं। हम फटाफट उन अंतरों को बोल देते हैं। द्विविखंडन अलैंगिक प्रजनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है, ये वाला। इसमें जनक केंद्रक देखिए दो पितृ केंद्रकों में विभाजित होता है, दिख रहे हैं, एक से दो बट रहे हैं। यहां दूसरे नंबर पर भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। आप यहां दूसरे नंबर पे क्या पॉइंट लिखेंगे? ये वाला, कि इसके चारों ओर पुटक का निर्माण नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक केंद्रक से दो बनते हैं और केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव का भी विभाजन हो जाता है। एक कोशिकीय जीव से दो नए संतति जीव बन रहे हैं। देखिए इसमें अमीबा मैंने बताया था ना, वो दूसरे नंबर पे लिखना। इसमें पुटक का आवरण नहीं बनता, द्विविखंडन में कोई अवशेष नहीं बचता, और ये क्रिया अमीबा में देखने को मिलती है। चलिए आगे हम इसके अन्य लक्षण देख लें। बहुविखंडन की विशेषताएं, यह प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। इसमें एक केंद्रक से पहले अनेक केंद्रक बनते हैं, उसके बाद केंद्रक के चारों ओर थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव इकट्ठा हो जाता है। इसमें एक कोशिका से अनेक नई कोशिकाएं बनती हैं। इसमें अमीबा के चारों ओर प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए पुटक बनता है, और आखिरी में वही पुटक प्रजनन के बाद शेष रह जाता है। ये प्रक्रिया एंट अमीबा और प्लाज्मोडियम में देखने को मिलती हैं। ये दोनों ही हमारे शरीर में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एंट अमीबा से अमीबिक डिसेंट्री नामक बीमारी फैलती है और प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग। तो परजीवी जो होते हैं वो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। जीवों में अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियों का वर्णन करिए या मुकुलन और पुनरुद्भवन को समझाइए। चित्रों के माध्यम से देखें आप। ये जो हम आपको चित्र बता रहे हैं, ये चित्र आप मेरे चैनल पर जाकर इनको बनाने का तरीका देख सकते हैं। ये यूनिक चित्र हैं,
ऐसे चित्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो आप उस चैनल पर जाएं, तो जितने भी चित्र हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं वो सब हमारे द्वारा बनाए गए हैं। आप चैनल पर जाके उन्हें बनाना सीख सकते हैं आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन की क्रिया को दिखाया गया है। इस अलैंगिक प्रजनन की क्रिया को गौर से देखें तो ये जो सबसे पहले दिखाया गया है ये जनक हाइड्रा है। एक है अकेला, इसलिए तो अलैंगिक प्रजनन है, क्योंकि एक ही जीव प्रजनन में भाग ले रहा है। सबसे पहले इस जीव पर, इस जनक हाइड्रा पर एक छोटा सा उभार बनता है फुंसी की तरह। इस उभार को हम मुकुल या बड कहते हैं या कलिका कहते हैं। आगे चलकर यही मुकुल, बड या कलिका विकसित होता है और अपने जनक के समान ही आकृति ग्रहण कर लेता है। और बाद में जब ये पूरी तरह विकसित हो जाता है तो यह अपने जनक से अलग हो जाता है। तो जनक अलग हो गया और उससे नया जीव संतति हाइड्रा बन गया। तो हाइड्रा के ऊपर एक उभार बना है जिसे हमने मुकुल, बड या कलिका कहा है। वही कलिका आगे विकसित होकर नए जीव में बदल रही है, इसलिए इस क्रिया को हम कलिकायन या मुकुलन या बडिंग भी कहते हैं। तो लीजिए हमारे सामने उत्तर आ गया। कुछ जीवों में उनके शरीर पर कुछ उभार उत्पन्न होते हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। ये उभार परिपक्व होकर जीव से अलग हो नए जीव को जन्म देते हैं। यही प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। अब हम देख लें पुनरुद्भवन क्या है। पुनरुद्भवन की क्रिया प्लेनेरिया में देखने को मिलती है। यहाँ प्लेनेरिया बनाया हुआ है, ये जनक प्लेनेरिया है। ये किसी भी कारणवश 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। टूटने के बाद देखिए, टूटने के बाद प्रत्येक टुकड़ा अपने शेष हिस्से का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा कर लेता है। इसमें अगला हिस्सा बचा था, इसने अपना पिछला हिस्सा तैयार कर लिया। ये देखिए, इसमें बीच वाला हिस्सा बचा था, ये बीच वाला, इसने अपना अगला और पिछला हिस्सा बना लिया। ये पीछे का हिस्सा तो था, इसने अपना अगला हिस्सा बना लिया। तो इस प्रकार पुनरुद्भवन की क्रिया में कोई जीव कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा अपने शेष अंग का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा कर लेता है। इस प्रकार प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव बन जाता है। और यहाँ एक प्लेनेरिया चूंकि 3 हिस्सों में टूटा था, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 नए संतति प्लेनेरिया जन्म ले लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हुआ शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है। मरम्मत हुई, जो हिस्सा गायब हो गया था, जो हिस्सा टूट के अलग हो गया था, वो वापस बन गया और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है। इसे ही हम पुनरुद्भवन कहते हैं। उदाहरण प्लेनेरिया। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 7। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, या कायिक प्रवर्धन क्या है, इसकी 2 लाभ और 2 हानियां बताइए। कायिक प्रजनन की परिभाषा और इसके लाभ लिखिए। तो प्रश्न किसी भी तरीके से आए, उत्तर यही है आपके सामने। पहले हम यहां पर कायिक प्रजनन की परिभाषा लिखेंगे और फिर उसके लाभ और हानि आपको बताएंगे। ये आगे तक भविष्य में बड़ी कक्षाओं में भी ये उत्तर आपको काम आएंगे। चलिए यहां आपको एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में पौधे के भाग हैं, पौधे के कायिक अंग हैं। ये दिख रहे हैं आलू और अदरक, ये पौधे का भूमिगत तना है। ये पौधे की पत्ती है, ये पौधे की कलिका है, ये भी पौधे का तना है। अगर मैं यहाँ पर शकरकंद ले लेता तो वो पौधे की जड़ हो जाती है। तो यहाँ पर जड़, तना, पत्ती और कलिका दिखाई गई हैं। ये सभी पौधे के कायिक अंग हैं, वर्धी अंग हैं। यहाँ फूल नहीं दिखाया है मैंने, फूल पौधे का प्रजनन अंग है। फूल को अलग कर दिया जाए तो पौधे के बाकी अंग जड़, तना, पत्ती, कलिका कायिक अंग कहलाते हैं। अगर इन कायिक अंगों से नए पौधे का निर्माण हो जाए, यही कायिक अंग विकसित होकर जनक पौधे के समान एक नया पौधा बना दें, तो प्रजनन की यह क्रिया ही कायिक प्रजनन या वर्धी प्रजनन कहलाती है। अब आपने देखा है आलू को कैसे लगाते हैं। यहां आलू को देखें, आलू में छोटी छोटी अक्षीय आंखें होती हैं। ये छोटी छोटी आंखें दिखाई दे रही हैं, अक्षी। ये वास्तव में इस आलू जो एक भूमिगत तना है के नोड हैं, पर्वसंधियां हैं। यहां पर छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं। जब आप आलू को काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और जमीन में गाड़ देते हैं, तो यही कलिका विकसित होकर नया आलू का पौधा बना देती हैं। इसी प्रकार अदरक, आप इस अदरक को अपने घर में क्यारी में या गमले में गाड़ दीजिए। आप कुछ महीनों इंतजार करिए, आपको इस अदरक से नए पौधे उगते हुए घर में दिखाई देंगे, गमले में, मिट्टी में। और जो अदरक आपने लगाया था ना, उससे ढेर सारा अदरक आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आपने बीज नहीं बोया, बल्कि पौधे का ही एक भाग जमीन में गाड़ दिया, उसी से नया पौधा बन गया। ये देखिए कलिकाएं हैं। ये कलिका अगर जमीन में गिर जाएगी तो अपने आप अंकुरण करके नया पौधा बना देगी। ये एक पत्ती है और देखिए पत्तियों के किनारे से ये देखिए छोटी छोटी कलिकाएं निकल रही हैं। इन्हें अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं।
यही कलिकाएं फिर आगे विकसित होकर नया पौधा बना देंगी। तो देखिए, पत्ती से नया पौधा बन गया, एक पत्ती है और इससे 1 2 3 4 5 कितने सारे नए पौधे बन गए। यहां ये जलकुंभी का उदाहरण दिखाया गया है। जलकुंभी पानी में आपने पानी की सफाई कर दी, जलकुंभी पूरी निकाल दी, अगर एक जलकुंभी का पौधा भी वहां पर रह गया ना, तो वह फिर पूरे पानी में फैल जाता है, वही कायिक प्रजनन के माध्यम से। तो इस प्रकार कायिक प्रजनन का पहला लाभ है कि इस प्रजनन द्वारा हम उन पौधों से नए पौधे बना सकते हैं जिनमें फूल और बीज नहीं होता। भाई कई पौधे हमारे पास ऐसे हैं जिनमें फूल और बीज नहीं होते, जैसे गन्ना, जैसे गुलाब में फूल तो होता है लेकिन बीज और फल नहीं बनता। तो ऐसे कई पौधे हैं जो फूल रहित और बीज रहित होते हैं, उन्हें हम इस विधि द्वारा आसानी से उगा सकते हैं। हम गन्ने की फसल ऐसे ही लगाते हैं, हम कनेर का पौधा, हम गुलाब के पौधे की कलम लगा के नए पौधे बनाते हैं। दूसरा फायदा यह है कि इस विधि द्वारा हम कम समय में पौधे विकसित कर सकते हैं। समझिए, अगर मैं आम की गुठली अगर जमीन में बोता हूं, तो उस आम की गुठली से अगर नया पौधा बनेगा तो उसमें 3 साल या 5 साल बाद फल आएंगे, फूल और फल आएंगे। जबकि मैं अगर उस आम की 1 साल पुरानी कलम में लगाता हूं, तो उससे 1 या 2 साल बाद ही उस पौधे में फल और फूल आने लगेंगे। अर्थात इस कायिक प्रजनन द्वारा पौधों में, विकसित हो रहे पौधों में फूल और फल जल्दी आने लगते हैं, कम समय में ही पुष्पन की क्रिया देखने को मिलती है। तो बीज के द्वारा नए पौधा बनाओगे ना तो ज़्यादा समय लगेगा फल आने में, और कलम लगाओगे उसी पौधे की और नया पौधा बनाओगे उस कलम से, तो उसमें जल्दी फल और फूल आएंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस प्रकार जो नए पौधे बनते हैं वो पूरी तरह जनक के समान होते हैं। यदि पुराना पौधा आपका बहुत अच्छा है, उसमें बहुत मीठे और बड़े फल लगते हैं, तो नए पौधे में भी पुराने के समान ही फूल और फल लगेंगे, बिल्कुल उसी जैसे, डिक्टो कॉपी। इसे हम क्लोन भी कहते हैं। और हानि क्या क्या है? पहली हानि देखिए, इसमें अलैंगिक प्रजनन में पास पास पौधे उगते हैं, बहुत पास पास। ये आलू लगाओगे ना तो इससे ढेर सारे, जितनी आंखें हैं ना उतने नए पौधे बन जाएंगे। तो एक आलू से कितने सारे पौधे निकले। ये देखिए पत्र, ये जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये ब्रायोफिलम या पत्थर चटा की पत्ती है, इसमें एक पत्ती से ढेर सारे पौधे बन रहे हैं। तो इस प्रकार अलैंगिक जो कायिक प्रजनन है, इससे एक ही जगह पर ढेर सारे पौधे उग आते हैं, जिससे उनके मध्य आपस में मिट्टी के लिए, पानी के लिए, पोषक पदार्थों के लिए संघर्ष होता है, और उसमें से कुछ मर जाते हैं, कुछ जिंदा रहते हैं। तो अलैंगिक कायिक प्रजनन से पहला नुकसान यही है कि इसमें पौधे बहुत पास पास उग आते हैं और उनमें पोषक पदार्थों के लिए आपसी संघर्ष होता है। दूसरी हानि क्या है? दूसरी हानि यह है कि इसमें नए लक्षण नहीं आते। हम हर बार कलम लगा रहे हैं, हर बार नया पौधा जो जन्म ले रहा है वो पुराने पौधे जैसा ही है, उसमें नए लक्षण नहीं आते। तो इस प्रकार जो आप इस विधि से जो नए पौधे उगाते हैं, धीरे धीरे उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, उनमें निम्न गुणवत्ता वाले फल और बीज लगते हैं। निम्न गुणवत्ता यानी कम फल लगेंगे, छोटे आकार के फल लगेंगे, बीज कम बनेंगे, हल्के बनेंगे, उन बीजों में अंकुरण की क्षमता भी कम होगी। तो कायिक प्रजनन से जो पौधे तैयार होते हैं उनकी प्रजनन क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है। और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इस विधि द्वारा, कायिक प्रजनन द्वारा, यह एक अलैंगिक प्रजनन है, पौधों में होने वाला। कायिक प्रजनन द्वारा हम नए संतानें या नए जीवों को निर्मित नहीं कर सकते, अर्थात इससे जैव विकास नहीं होता। तो ये आ गया हमारे सामने कायिक प्रजनन की परिभाषा, उसके 3 लाभ और 3 हानि। क्वेश्चन आता है पौधे कायिक प्रजनन से पौधों को क्या लाभ? तो आप ये 3 लाभ लिख सकते हैं। चलिए, हमारा इस वीडियो का अंतिम और 8वां प्रश्न है, बीजाणु जनन किसी जीव के लिए किस प्रकार लाभदायक है? यह बीजाणु समासंग क्या होता है? बीजाणु या बीजाणु जनन को समझाइए। चलिए, हम यहाँ अथवा में प्रश्न आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आप प्रश्न कोई भी आए आप उसके उत्तर को समझ सकें। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हमारे सामने है। पहले चित्र आ रहा है, ये देखिए, ये एक प्रकार का कवक है। कवक, फंगस, फफूंद, जो सामान्यतः घूड़े पर या डबल ब्रेड पर या रोटी पर या गीले लकड़ी या तने पर लग जाती है। कई प्रकार की होती है। आपने कुकुरमुत्ता देखा है, जो छतरी की तरह होता है, घूड़े या गोबर पे लगा हुआ रहता है। आपने डबल ब्रेड या रोटी पर भी कवक लगा देखा रहता है, उसे अपन म्यूकस या राइजोपस कहते हैं। तो यहाँ जो राइजोपस दिखाया गया है, एक प्रकार का कवक है। इस कवक में देखिए, ये कवक का पूरा शरीर है, इसे कवक जाल कहते हैं। इसमें ये छोटे छोटे माइकोराइजा होते हैं, ये बीजाणु धानियाँ होती हैं, ये ऊपर दिख रही हैं। ये जो हैं डंडे, इन्हें बीजाणु धानी धर कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बीजाणु है। तो सामान्यतः बीजाणु जनन या बीजाणु समासंग की क्रिया कवकों या फफूंदों में देखने को मिलती है, जैसे कुकुरमुत्ता, म्यूकर और राइजोपस। इनमें एक विशेष अंग होते हैं जिन्हें हम बीजाणु धानियाँ कहते हैं। ये बीजाणु धानी, इन बीजाणु धानियों के अंदर बहुत छोटे छोटे
हल्के कठोर आवरण युक्त बीजाणु बनते हैं। ये देखिए, ये बीजाणु पूरी धानी है और इसमें देखिए गोल गोल छोटे छोटे कितने सारे बीजाणु या स्पोर्स बने हुए हैं। इन बीजाणु के ऊपर कठोर आवरण होता है, तो ये आसानी से विपरीत परिस्थिति का सामना कर लेते हैं। ये कठोर आवरण जो इनके ऊपर है, ये इन्हें विपरीत परिस्थिति से बचाता है, इनको जिंदा रखता है। और ये हवा के माध्यम से उड़कर बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं और जैसे ही ये नमी के संपर्क में आते हैं, ये अंकुरण करते हैं। अंकुरण करके नया कवक जाल अर्थात नया पौधा या नया कवक बना देते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि जितने भी कवक हैं, फंगस हैं, चाहे वो राइजोपस हो, म्यूकर हो या कुकुरमुत्ता हो, इनमें बीजाणु धानियां होती हैं। इनमें ढेर सारे बीजाणु बनते हैं जो एक कठोर आवरण से युक्त होते हैं, जो इन्हें विपरीत परिस्थिति से बचाता है। ये हवा के माध्यम से दूर दूर तक आसानी से बिखर जाते हैं, नमी ग्रहण करके अंकुरण करते हैं और शीघ्र ही नए कवक जाल को निर्मित कर देते हैं। इस प्रकार कवक बहुत तेजी से फैलता है। तो बीजाणु का अधिक बनना, बीजाणुओं का हवा के द्वारा दूर दूर तक फैलना, उनके ऊपर कठोर आवरण का होना, नम जगह पे उनका अंकुरण करना, ये सब चीजें इतनी अच्छी हैं कि हर कवक बीजाणु समासंग द्वारा, ये विधि बीजाणु समासंग कहलाती है, बीजाणु समासंग द्वारा बीजाणु धानियों में बीजाणु बनाकर नए कवकों को जन्म देता है या प्रजनन करता है। तो इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छे लाभ हैं इस पूरी बीजाणु समासंग क्रिया में। इस बीजाणु द्वारा आसानी से नया कवक कहीं भी जन्म ले सकता है, इसलिए बीजाणु समासंग की क्रिया द्वारा जीव प्रजनन करते हैं और लाभान्वित होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने साथियों को इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को भी देखें। इसका भाग 2 बहुत बहुत धन्यवाद।